Good morning, everyone. Let me start chapter number 9, Central Orbit. This comes in Unit 4 and it covers one complete question in Unit 4. Also, short questions also comes from this chapter. Now, topic is central orbit. First of all, question arise, what do you mean by central orbit? How it is formed? So, उसके लिए फर्स्ट टर्म आती है आपकी सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स क्या होती है? सपोज ओ हमने एक फिक्स पॉइंट कंसीडर किया, कोई भी एक फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन इस फिक्स पॉइंट से पास होती है एंड टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट होती है, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स. अ फोर्स सेंट्रल फोर्स है तो इसका मीनिंग एक फोर्स होगा जिसके ऊपर कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी, देन इट बिकम सेंट्रल फोर्स. सो अ फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन always passes through a fixed point is called a central force and the fixed point is called center of force. ठीक है. नेक्स्ट इज सेंट्रल ऑर्बिट. सेंट्रल ऑर्बिट क्या होगा? सपोज हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, एक पार्टिकल जिसके ऊपर सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रहा है. सेंट्रल फोर्स अगर एक्ट करेगा तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन फिक्स पॉइंट से पास करेगी एंड इट इज डायरेक्टली टूवर्ड्स द फिक्स पॉइंट और फिक्स पॉइंट की तरफ होगी. ठीक है. तो इस केस में पाथ डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड द सेंट्रल ऑर्बिट. सपोज एक पार्टिकल जिसके ऊपर सेंट्रल फोर्स एक्ट करता है, अब सेंट्रल फोर्स की कंडीशन होगी इट इज whose line of action always passes through a fixed point and directed towards O. ठीक है. तो इस केस में पाथ डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल, जो वो पाथ डिस्क्राइब करता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट. और सेंट्रल ऑर्बिट की कुछ इस तरीके की शेप होती है. सो इसकी डेफिनेशन, द पाथ डिस्क्राइब अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स and which is directed towards the fixed point is called the central orbit. Now example, motion of planet about the sun. आपने देखा होगा जब आप लोअर क्लासेस में साइंस में पढ़ते थे तो उसमें आपको पता है जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सभी सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं. तो उस केस में जो भी वो पार्ट डिस्क्राइब करते हैं दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल ऑर्बिट. और आपको पता ही है जनरली वो इस तरीके का ओवल शेप में कर्व डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व. अब हमें प्रूव करना है जो सेंट्रल ऑर्बिट है ये एक प्लेन कर्व है. प्लेन कर्व का मीनिंग है इट इज टू डायमेंशन. आपके पास होता है ना वन डायमेंशन के अंदर स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशन के अंदर प्लेन आता है एंड थ्री डी जिसमें तीन एक्सिस कंसीडर करते हैं. अब यहाँ हमें प्रूव करना है दिस सेंट्रल ऑर्बिट इज अ प्लेन कर्व. सो उसके लिए प्लेन की कंडीशन होती है, सपोज अगर हम कोई भी प्लेन कंसीडर करते हैं तो उसमें जितने भी वेक्टर्स होंगे इन सभी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर इस तरीके का एग्जिस्ट करता है जिसे एन कैप बोलते हैं या एन वेक्टर. देन जितने भी वेक्टर इस प्लेन के होंगे वो सभी इसके परपेंडिकुलर होंगे. मींस जनरल हमने आर वेक्टर लिया, देन आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर. अगर कोई भी प्लेन हम कंसीडर करते हैं तो उसमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर एग्जिस्ट करेगा और प्लेन के जितने भी वेक्टर्स हैं वो सभी उसके परपेंडिकुलर होंगे. परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0. अब यहाँ हमें सेंट्रल ऑर्बिट को प्लेन का प्रूव करना है तो हम सेंट्रल ऑर्बिट के लिए एक परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि इसका कोई भी हम वेक्टर लेते हैं आर वेक्टर देन इट इज परपेंडिकुलर टू दैट नॉर्मल वेक्टर. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सेंट्रल फोर्स. ओ हमने ओरिजिन कंसीडर किया, टेक इट एज ओरिजिन. आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो. ठीक है. कंसीडर ओ एज ओरिजिन एंड कंसीडर टेक taking O as origin considered as center of central force. Then OX fixed straight line. ठीक है. और इनिशियल लाइन, अब इस केस में हमने पार्टिकल कंसीडर किया एट टाइम t, p इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल. O को P से ज्वाइन करते हैं, देन दिस इज आर वेक्टर. ठीक है. इसका जो फोर्स होगा वो भी इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स O. ठीक है. So let P be the position of particle at any time t. OP vector is r vector since particle moves under the action of central force. अगर ये central orbit बना रहा है तो इसका meaning जो particle है वो central force के अंडर एक्ट कर रहा है. force आपका होता है mass into acceleration. अगर force की direction इस लाइन के अलोंग टुवर्ड्स O दे रखी है तो इसका मीनिंग सेम आपकी एक्सलेरेशन की डायरेक्शन होगी बिकॉज फोर्स आपका होता है मास इनटू एक्सलेरेशन. मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती तो इसका मीनिंग जो फोर्स की डायरेक्शन होगी सेम आपकी एक्सलरेशन की डायरेक्शन होगी. ठीक है. सो देयरफॉर ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट p इज अलोंग OP. तो इसका मीनिंग
इस पे जो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज सेंट्रल फोर्स, और इट इज अलोंग ओपी, इस लाइन के अलोंग या पीओ के अलोंग एक्ट करता है, ये डायरेक्शन है ना, ठीक है। सेम इसका एक्सलरेशन भी इसी डायरेक्शन के अलोंग होगा। Hence the acceleration vector d square r by dt square is parallel to OP vector। इसका मीनिंग जो आपका एक्सलरेशन है वो इस लाइन के अलोंग कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो एक्सलरेशन वेक्टर होगा इट इज पैरेलल टू ओपी वेक्टर, ठीक है। नाउ वी नो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये सभी बच्चों ने 12th में पढ़ा हुआ है वेक्टर्स में या फर्स्ट ईयर में। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ओपी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो आर वेक्टर। अब इसमें हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं, डी आर बाई डी टी क्रॉस डी आर बाई डी टी। नाउ वी नो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इसलिए हमने ये फैक्टर ऐड किया। वो आगे देखते हैं क्यों ऐड किया, पहले एक बार आप सारा देख लो स्टेप्स। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी क्रॉस आर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें आप प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन ये होगा, सेकेंड टर्म सेम, प्लस नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो यही टर्म आ जाएगी। तो इसका मीनिंग इसे हम ये लिख सकते हैं, किसी भी टर्म का अगर डेरिवेटिव जीरो है तो उसका मीनिंग वो टर्म कांस्टेंट होगी, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये टर्म कांस्टेंट होगी, और ये वेक्टर है तो हमने एक कांस्टेंट वेक्टर एच वेक्टर कंसीडर किया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, एक तो हम ये वाला ले रहे हैं टर्म डी आर बाई डी टी क्रॉस आर, इसके साथ हमने यहाँ आर वेक्टर और ले लिया। नाउ दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, इन तीनों वेक्टर्स का ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है इफ एनी टू वेक्टर्स आर सेम देन इट्स वैल्यू इज जीरो। तो इस केस में देखिए दो वेक्टर सेम है, आर वेक्टर, तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू जीरो। नेक्स्ट इसे लिख सकते हैं आर डॉट डी आर बाई डी टी क्रॉस आर इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू पुट कर दो एच वेक्टर। आर आपका एनी वेक्टर होता है जनरल वेक्टर प्लेन का, तो इसका मीनिंग आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट वेक्टर एच वेक्टर। तो यहाँ से हमने एक एच वेक्टर ऐसा फाइंड आउट किया सो दैट प्लेन के जितने भी वेक्टर्स हैं सभी इसके परपेंडिकुलर होंगे। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस सेंट्रल ऑर्बिट इज अ प्लेन कर्व, दस radius vector is always perpendicular to a fixed direction and hence lies in a plane, so central orbit is a plane curve, ठीक है। now steps clear, अब एक बार इसे कंपाइल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने कंसीडर किया ओरिजिन, इनिशियल लाइन, पी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ओ से पी को ज्वाइन करते हैं, अगर इस सेंट्रल ऑर्बिट बना रहा है तो इस पर एक सेंट्रल फोर्स एक्ट करेगा एफ टुवर्ड्स ओ, ओपी को आर वेक्टर कंसीडर कर लिया, जो फोर्स की डायरेक्शन है सेम एक्सलरेशन की होगी, तो इसका मीनिंग इसके रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन इज दिस। नाउ दिस इज पैरेलल टू ओपी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ओपी की वैल्यू आर वेक्टर। अब इसमें आपको जब ये आर्टिकल तैयार करोगे तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये टर्म ऐड करनी है, फिर इसे डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना, इस टर्म का डेरिवेटिव जीरो, तो इसका मीनिंग दिस इज कांस्टेंट एच वेक्टर। नेक्स्ट आर वेक्टर और ले लिया, नाउ इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो बिकॉज टू वेक्टर्स आर सेम, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और फर्दर इसे लिख सकते हैं आर डॉट एच इज जीरो, मीन्स आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एच, ठीक है। और ये आर्टिकल आपका एक बार आया हुआ भी है, अभी 2 years एगो आया था, तो इसलिए ऐसे वाले आर्टिकल्स इसके करने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, इसका फॉर्मूला भी आपका यूज होता है, और इसका आर्टिकल भी एज इट इज आया हुआ है कई बार, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। नाउ वी फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन टू फॉर्म्स, वन इन पोलर फॉर्म, सेकेंड इज पीडल फॉर्म। इससे पहले इसमें एक टर्म का यूज है, पहले वो टर्म देखिए, दिस इज ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये जो टर्म है वो आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट की है। टॉपिक इज रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं एक्स कॉमा वाई, सेम पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर और थीटा। ये बहुत सिंपल है, आप बस उसकी जनरल आपको मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज दिस, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए
जनरली आप क्या लेते हैं, वेलोसिटी, और जनरल लेते हैं एक्सलरेशन। यहाँ हमने इसके दो कंपोनेंट, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। किस तरीके से डिवाइड किया, सपोज करते हैं ओ ओरिजिन, ओ एक्स इनिशियल लाइन, पी इज द पोजीशन, ये हमने एक कर्व कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस पे पी इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ओ से पी को ज्वाइन कर दो। सो इसके अलोंग आपका रेडियस वेक्टर होता है आर वेक्टर, तो इस लाइन को बोलते हैं रेडियस वेक्टर, इस लाइन को बोलते हैं ओपी वेक्टर, रेडियस वेक्टर, या इस लाइन को बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी होगी और एक्सेलरेशन भी होगा। जो वेलोसिटी है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम कंपोनेंट लेते हैं अलोंग दिस रेडियल डायरेक्शन, ये जो रेडियस वेक्टर है इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया इसके अलोंग, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग। एक तो हमने ये रेडियस वेक्टर की लाइन को एक्सटेंड किया, ये डायरेक्शन हो गई, और एक दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ से आपका आता है component of velocity along this radius vector is called the radial velocity, and component of velocity along perpendicular to the radius vector, देखिए इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर लाइन है, is called the transverse velocity। सेम आपका एक्सलरेशन, आप कंपोनेंट भी बोल सकते हो इसे और रिजॉल्व पार्ट भी बोल सकते हैं। Resolved part of velocity along the radius vector is called radial velocity, and resolved part of velocity along a line perpendicular to radius vector is called the transverse velocity, ठीक है। Same acceleration, resolved part of acceleration along the radius vector is called radial acceleration, resolved part of acceleration along a line perpendicular to radius vector is called the transverse acceleration। Now their formulae आपको यहाँ से लर्न करने हैं। रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी आर बाई डी टी, और इसे आर डॉट लिख सकते हैं। ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज आर डी थीटा बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी। जहां भी आपकी ये टर्म्स आएंगी आप पहले देख के यूज करें, ठीक है, फिर धीरे धीरे लर्न करें। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बेटा इसमें वो शायद पेज की फोटो क्लिक करनी रह गई है ट्रांसफर्स वाले की, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन से ही दिखा देती हूँ, ठीक है। आप देख लेना इसी के जो नेक्स्ट वाला पेज है उसी पे लिखा हुआ है ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का, मैं आपको आर्टिकल से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई है दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। अगेन वैल्यू इज डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। And transverse acceleration is 1 upon r d by dt of r square d theta by dt, 1 upon r d by dt of r square d theta by dt, ठीक है। नाउ कम टू दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इसके स्टेप्स देखिए। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, सो पोलर फॉर्म आर आर और थीटा, ठीक है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास आपका यूनिट है मींस इस मास की वैल्यू 1, तो उस केस में फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ ओरिजिन कंसीडर किया, ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन, पार्ट ये कर्व कंसीडर किया, पी इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर और थीटा, ओ से पी को ज्वाइन करेंगे तो इसके अलोंग आर वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल। सपोज m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ हमने F फोर्स कंसीडर किया, सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास, एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स O, सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स O, ठीक है। अब यहाँ देखिए F हमने कंसीडर किया सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास, तो इसका मीनिंग इसमें मास की वैल्यू 1 है, तो इसके इसमें एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू F, तो इसीलिए F को हम बोल सकते हैं सेंट्रल एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई F को हम बोल सकते हैं सेंट्रल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस p पार्टिकल पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है f, एंड इट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, और कोई एक्सेलरेशन और कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सिंस एक्सेलरेशन f इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स o, सो पार्टिकल हैज ओनली रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, इट इज अलोंग रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर के अलोंग है, इस लाइन के अलोंग, तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं ये जो एक्सेलरेशन है इट इज
ओनली रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका एफ दे रखा है एंड इट हैज नो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करता, ठीक है। नाउ we make two equation of motion, one equation of motion along radial direction, another along transverse direction. पहले रेडियल डायरेक्शन में बनाइए, फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, सो मास m, एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका यही होता है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू, फोर्स फाइंड आउट करेंगे, एफ आपका दे रखा है पर यूनिट मास, एक यूनिट मास के लिए, तो टोटल मास कितना है पार्टिकल का m, तो टोटल फोर्स हो जाएगा m इंटू एफ, लेकिन इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की तरफ, जनरली हम लेते हैं आउटसाइड, बाहर की तरफ वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, तो इसीलिए इट इज विद नेगेटिव साइन। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, m से m कैंसिल, सो ये वैल्यू आ गई, कॉल इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बनाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, अगेन मास m, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला 1/r d by dt ऑफ r स्क्वायर d थीटा by dt, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब इस केस में इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता, तो इसीलिए इस डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। m और r को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, सो डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी 0, इस टर्म का डेरिवेटिव 0 है तो इसका मीनिंग दिस इज कांस्टेंट, h कंसीडर कर लिया। और नेक्स्ट इसमें हम r को कन्वर्ट करें 1/u में, पहले आप स्टेप्स देख लो, ठीक है, बाद में फिर कंपाइल कर लेंगे। r की वैल्यू मेन आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, r की वैल्यू 1/u, ठीक है। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर दे रखा है, तो हमें ये टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए वन टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, पहले वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, सेम यहाँ 1/u का होगा -1/u स्क्वायर, ठीक है। और u का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, सो इट इज du बाई dt, इसे कन्वर्ट करते हैं du बाई डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करोगे सो इट इज h अपॉन आर स्क्वायर, और r को 1/u पुट करोगे तो नीचे 1/u स्क्वायर आएगा, u ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सो इट इज h u स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सो ये आ गया, यहाँ 1/u को आप क्या पुट कर सकते हो r, सो इट बिकम आर स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी को इधर रख लिया एंड डी यू बाई डी थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं h, ठीक है। Now again differentiate with respect to t because we require its double derivative. So d square r by dt square equal to minus h constant, u का हमें with respect to t करना है, लेकिन यहाँ with respect to थीटा दे रखा है, तो इसके लिए चेन रूल यूज करते हो, इसके लिए हम किस तरीके से करेंगे, u का with respect to थीटा मीन्स d square u by d थीटा स्क्वायर, और थीटा का with respect to t d थीटा by dt, ठीक है। d थीटा by dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, यहाँ से पुट कर दो, आर स्क्वायर को डिवाइड में शिफ्ट करके h अपॉन आर स्क्वायर, और r की अगेन वैल्यू पुट करोगे 1/u, सो इट बिकम h u स्क्वायर, नेक्स्ट h इंटू एच बिकम h स्क्वायर, इट इज u स्क्वायर, और ये आपका ये आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, नेक्स्ट इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज पुट कर दो, एक तो इसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू और एक डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू, ठीक है। सो डबल डेरिवेटिव और ये डी थीटा बाई डी टी, नाउ सिंप्लीफाई, लेफ्ट साइड में सारा माइनस है, कॉमन लेके इस माइनस से कैंसिल, यहाँ से आपका एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर माइनस यू एक कैंसिल होगा, एच स्क्वायर यू क्यूब, दोनों से एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन, सो रिमेनिंग इज डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ, और नेक्स्ट स्टेप में से इधर राइट में शिफ्ट कर दो, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। अब इसमें एक चीज आप देखिए, इस इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं, एच कांस्टेंट, एक तो यू दे रखा है और एक थीटा दे रखा है, देखिए हमारे पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर और थीटा, लेकिन यहाँ इक्वेशन आपकी यू और थीटा में आई है, और यहाँ आर की वैल्यू और यू में कनेक्शन है, आर इज 1/u, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हमने यू और थीटा में, एंड एफ इज द सेंट्रल फोर्स, सो दिस इज द आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंसीडर किया ओरिजिन, इनिशियल लाइन, पी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, इसके पोलर कोऑर्डिनेट, मास m,
ओ और पी को ज्वाइन किया तो ये आपका रेडियस वेक्टर, इसके अलोंग सेंट्रल फोर्स एफ, और इसे कंसीडर करते हैं फोर्स पर यूनिट मास, एम इज द मास. Then this is only central acceleration, this is the radial acceleration because ये radius vector के along है. ठीक है, and there is no transverse acceleration. दो इक्वेशन बनाई, वन इक्वेशन ऑफ मोशन along radial direction, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया, एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन along परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर लिख सकते हैं या along ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो इस केस में आपने सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके तो ये रिजल्ट आ गया. अब हमें फर्स्ट का और यूज करना है, तो आर को 1/u पुट करते हैं, देन इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इसमें पुट करेंगे और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू, देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट दिस रिजल्ट. ठीक है, इसे एक बार आप स्टडी कर लेना, फिर भी कोई डाउट होता है देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. बट ये आर्टिकल आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एक बात और, आर्टिकल अगर आते हैं तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आप अच्छे से उसे टू द पॉइंट लिख देते हो स्टेप वाइज. ठीक है, चलिए, ओके.